साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन जलवायु पूरी करके और अगली अब क्लास आ गई है अपनी, इसमें अपन अफवाह तंत्र को शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कठिन भी है, लेकिन ये जब आप पढ़ लोगे 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस में ये पूरा होगा, उसके बाद में आपको इसमें कठिनाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप सोचोगे इससे सरल टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरी कोशिश रहेगी। अब आज की क्लास अभी हालांकि मैं जिस समय क्लास शूट कर रहा हूँ उस समय इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और क्लास शूट करनी भी जरूरी है। वो इसलिए, हालांकि मैं छुट्टी मार लेता, लेकिन छुट्टी मारता तो फिर विद्यार्थी ये सोचते कि सर ने क्या पता क्लास लेनी बंद कर दी, और फिर मतलब आप लोगों की वह समस्या नहीं हो इसलिए ले रहा हूँ। हालांकि बाल भी आप देख रहे होंगे कि बिखरे हुए से हैं थोड़े से। वो कारण ये है कि आज माता जी, जो मेरे मम्मी जी कहता हूँ मैं उन्हें, मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं अभी हॉस्पिटल से जस्ट आया हूँ, उन्हें चेक करवा के, रिपोर्टिंग वगैरह करवा के जस्ट आया हूँ। फिर मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ। हालांकि इसे अपलोड तो टेक्निकल टीम कल करेगी, जब आपको ये क्लास 12 बजे मिलेगी 25 तारीख को। आज 24 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ इस समय। इंडिया पाकिस्तान के मैच का इसलिए जिक्र चला क्योंकि वो कहते हैं ना कोई, मतलब ये तो मैच का कीड़ा है, वो उनमें से मैं आता हूँ। क्योंकि ग्राउंड में भी मैच देखने की बात है तो 3-4 मैच, और इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली मैं पेविलियन में देख चुका हूँ, इतना शौक है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि आज की क्लास में ध्यान थोड़ा सा उधर रह सकता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसको व्यवस्थित। और विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा, देखो शौक मौज सभी के होते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को पहला पूरा करें, बीच में बाद में शौक मौज आपको करनी ही है। अभी आप कट ऑफ खेल रहे होंगे, जैसे ही आंसर किया है मैंने, हालांकि वीडियो बना के दे दिया था और समझ गए होंगे, तब तो आप पढ़ाई पे लग जाओगे वापस, और नहीं तो फिर अभी भी कट ऑफ खेलोगे, कोई मतलब नहीं है। जो काम आयोग को करना है वो होगा, और आपत्ति लगानी लगा दो, उसके बाद में उसको भूल जाओ, आगे आएगा तब। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, वापस बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। और जिसके प्रति लक्ष्य ले लिया है तो उसके प्रति समर्पित रहो। शादी ब्याह त्योहार सारी की ये चीजें, मैच वगैरह ये सब बीच में आएंगे, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेट किसका किसके प्रति कितना है। और 4 घंटे मैच देख लूं क्या फर्क पड़ता है, ये सोचकर 4-4 घंटे आपके बहुत अहम होते हैं। इस चीज को यदि आप समझेंगे, मैंने आज अपना उदाहरण भी इसीलिए दिया आपको, इस चीज को यदि आप समझेंगे तो लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर रहने वाला नहीं है। चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अफवाह तंत्र उसे कहते हैं कि देख लो, जैसे एक नदी बह रही है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक नदी बह रही है, अब जरूरी नहीं है कि वो एक नदी है जो एक पहाड़ से निकल के सीधी सीधी मिल के और सागर में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। एक नदी बह रही है, उसमें और भी नदी नाले दूसरे आके मिलते हैं। तो वो नदी नाले जब आके मिलते हैं और फिर वो उस नदी मेन जो मुख्य नदी थी उसके अंदर जितने भी नदी नाले आके मिले, वो सारा का सारा उसका अफवाह तंत्र कहलाएगा। तो ये अफवाह तंत्र आपको ध्यान होना चाहिए, तब आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें प्रारंभ के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार प्रश्न जो है उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, यानी प्रारंभ की जो अपन पृष्ठभूमि उसकी बनाते हैं, आधार बनाते हैं उस टॉपिक का, उसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और कई बार जो सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं। अब सीधे सवालों को हम छोड़ के गहरे गोते लगाते हैं और उन ऊपरी सवालों को छोड़ देते हैं और वही सवालों में पीछे कर देते हैं। तो इन चीजों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर आप देखेंगे, यदि ग्लोब भी देखते हैं, नक्शा भी देखते हो, तो स्थल से ज्यादा आपको जल राशि दिखती है, और जल राशि बहुत ज्यादा है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में देखोगे तो सीधा सीधा कई बार आंकड़ा जो है 71% जल राशि लिखा हुआ मिलता है, जबकि पूरा फिक्स देखा जाए तो 70.8% जो है वह जल राशि है टोटल। और स्थल की जो राशि है, यानी स्थल खंड जो है वो 29.2 का है। यदि आप इसे मिलाओगे तो ये हो गया आपके 100, और इसे मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपके 100, तो ये हो गया आपके पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपके, मतलब इस चीज को भी ध्यान में रखना। ये प्रश्न कई बार बना है, इसे हल्के में लेकर छोड़ना नहीं है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है अपन को। फिर बात करते हैं जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध जल कितना है। देश के अंदर जितना उपलब्ध जल है उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, ये सवाल भी बन चुका है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.16% आप ध्यान में रखें। ठीक है, राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? अब ये मैंने 16 बताए हैं आपको, ये पहले 13 थे, कई किताबों में 15 दिए हुए हैं। मैंने 4-5 किताबें देखकर जो मतलब सही आंकड़ा है वह अभी का जल ग्रहण क्षेत्र का है, वो 16 है, आप इसको माने। यदि किसी को लगता है नहीं सर ने गलत बताया, 15 सही है, तो 15 मान सकते हो। मैं बता रहा हूं ये आंकड़ा भी मैंने जो है काफी, जिसमें मेरे को संदेह लगता है उसको मैं 3-4-5 स्रोत से देखता हूं, उसके बाद में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब आयोग भी तो आजकल ऐसा है कि
पता नहीं कभी कौन सा मान लेता, कभी कौन सा मान लेता। अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपन तो जो आंकड़े मिल रहे हैं उसी को पढ़ना अपनी मजबूरी है। तो ये जलग्रहण क्षेत्र ध्यान रखें, उप जलग्रहण क्षेत्र 58 है, तो 16 जलग्रहण क्षेत्र है और उप जलग्रहण क्षेत्र, ये सीधे आंकड़े याद करने हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग, हर चीज के यदि गहराई में जाने की कोशिश करोगे तो आप एग्जाम से दूर, मतलब अपने लक्ष्य से दूर होंगे। तो जहां पे सीधे आंकड़े याद करने, वहां आंकड़े ही याद करें। अपन को एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से चलना है, इस बात को भूले नहीं, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। देखना यहाँ पे दो चीजें अलग अलग आएगी, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग में कोटा आएगा और नदियों वाले जिले में चित्तौड़ आएगा। यदि उद्गम का सवाल ऐसे ही पूछ लेते कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो उदयपुर से होता है। और तीनों में देखो अलग अलग चीजें आएगी। कोटा संभाग है, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ के अंदर, सर्वाधिक जिले के अंदर नदियां पूछते तो चित्तौड़ के अंदर है, और उद्गम में पूछेंगे तो उदयपुर। उद्गम उदयपुर तो बिल्कुल याद है, ऊ से ऊ आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो मुख्य सवाल साथियों ऊपरी बनता है वो ये बनता है कि अफवाह की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। फिर दूसरा अगला सवाल बनता है कौन कौन से, और उसके अंदर सवाल बनता है ये यहाँ से, कौन सा जो भाग है वो कितने प्रतिशत रखता है इसके अंदर। तो इसमें आपके, आप देख लो, इसको समझ लो एक बार। इसको 3 भागों में बांटा, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक। मैं इसको पूरा मतलब बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मान लो कि अपने ये भारत का नक्शा है ये, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसको ये जरूर ध्यान रखना कि ये ए और बी, इसको समझ लेना। कई लोगों के कंफ्यूजन होता है, तो ए जिस तरफ लिखा है वो अरब सागर है, और बी जिस तरफ लिखा है वो बंगाल की खाड़ी है, और दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप ये इसको यहां से अलग कर देता है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरब की खाड़ी। अब जो नदियां जल इसमें ले जाएगी वो अरब सागर या अफवाह कहलाएगा, जो नदियां जल इसमें ले जाएगी वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह कहलाएगा, और जो नदियां कहीं जल नहीं ले जाती और मान लो कि यहीं पे हो गई समाप्त, पूरे पहुंच नहीं पाई, जो नदियां अपना जल किसी सागर तक नहीं पहुंचा पाती, तो वे आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाती है। इन्हें रुंडित नदी भी कहा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी अब कि अरब सागर या अफवाह कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, और आंतरिक अफवाह की कौन सी है। अब राजस्थान की नदियों के अंदर देखा जाए तो 16% जो है नदियों में से 16% अफवाह तंत्र जो पाया जाता है भाग, वह आपके अरब सागरीय है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का है अपने 24%, और आंतरिक अफवाह की सबसे ज्यादा है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, आंतरिक अफवाह 60% की, 60% जो है वो आंतरिक अफवाह की नदियां पाई जाती है। अब अरब सागरीय में भी मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा सारी, कि अरब सागरीय में कौन कौन सी नदियां ले जाती है, लूनी वगैरह वो सब आएगी इसके अंदर। बे ऑफ बंगाल के अंदर ले जाती है आपके चंबल, बनास वगैरह, वो सारे आएगी। इनकी ट्रिक बताऊंगा क्योंकि छोटी छोटी नदियों से और सहायक नदियों से सवाल बहुत बनते हैं, तो इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। एक बार जो अपन को ध्यान रखना है वो सीधा यहाँ से ध्यान रखना है कि 16% ये है, 24 ये है, 60 ये है। अब एक चीज और बता दूं, कई जगह इनमें थोड़े बहुत पॉइंट में दे रखे होंगे, घबराए नहीं। कई जगह इसको 17 दे रखा होगा, इसको 23 कर देंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें यहीं से बनती है, और ये 16 की जगह कोई 16.2 दे देगा, कोई 60.2 दे देगा, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये मोटा मोटा ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये अफवाह तंत्र आपको अब जो है समझ में आ गया होगा, और इस चीज को अब अपन जो है आगे पढ़ेंगे ना, कुछ आंकड़े और बताता हूं आपको, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, वो एक एक चीज को लेंगे, और उसमें से सबसे पहले अपन लेंगे आंतरिक अफवाह के तंत्र को। तो इसे पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने नदियां जब अपन पढ़ते हैं साथियों, अपनी ट्रिक इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ेंगे, और ट्रिक से जो है ये आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, आपको समस्या कहीं भी नहीं रहेगी। नहीं तो ये ऐसा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जो बहुत मतलब हालत खराब करके रख देता है। अब यह आंतरिक अफवाह की नदियां पढ़नी है, उससे पहले एक चीज ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के वे जिले जहां पे एक भी नदी नहीं बहती है, एक भी नदी नहीं बहती, और आप देखोगे कि सर जिले बता रहे हो और आपने तो बिचुन लिखा। बिचुन तो हमने चोटियों में पढ़ा था, पहाड़ी में पढ़ा था। तो बिचुन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि एक तो है बीकानेर और एक है चूरू। क्या है? चूरू। और ये न का मतलब है नहीं, ठीक है, यानी कि नदी नहीं है। कहाँ? बीकानेर और चूरू में। बिचुन याद रख लेना, बीकानेर और चूरू में नदी नहीं है। और इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी क्योंकि अपन अब आंतरिक अफवाह तंत्र को शुरू कर रहे हैं, तो इसे वैसे ही नोट कर लो, और नोट कर लेना, ये तो कोई ज्यादा आपके है नहीं समस्या इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मिटा के और अपन चलते हैं अब आंतरिक अफवाह तंत्र की ओर चलते हैं।
अब आंतरिक अपवाह में देखो साथियों क्या है, आंतरिक अपवाह में प्रश्न बनता है सीधा का सीधा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर की अपवाह की है, निम्न में से कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी की है, निम्न में से कौन सी है जो आंतरिक अपवाह की नदी है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो आंतरिक अपवाह के जो प्रश्न बनते हैं, जो पूछा जाता है, मैं एक भी नदी नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको सारी बताने वाला हूं। और सबसे बढ़िया तरीका है, ये ट्रिक याद कर लो, इसके बाद में ये प्रश्न आपके यहाँ से कंटस्ट हो गया, इसको वापस देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है ट्रिक की, घरसा मेरू काकारू, यानी घरसा यानी घर मेरा हो या काका का हो, एक सा दिख रहा है, घरसा मेरू, घरसा माहौल मिला का काका के यहाँ, काका बोलते हैं मारवाड़ी में, जो अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, उन्हें काका बोलते हैं। तो घरसा मेरू काकारू याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब घर से आ जाएगा आपके गग्गर नदी, ठीक है, गग्गर नदी। सा से आ जाएगा आपके, यहां लिख देता हूं, साबी नदी, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। यहां से आ जाएगा आपके मेंथा नदी। यहां से लेना है आपको रूपनगढ़ नदी, ये सारी आंतरिक अपवाह की है। यहां से आपको लेना है कांतली नदी, यहां से लेना है आपको कांकनी कह दो या कांकने कह दो, एक ही बात है। और यहां से लेना है आपको रूपा रेल नदी, अलवर वाली, ठीक है ना। ये आगे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मुख्य नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह की है, और इन्हें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी 1 2 कोई छोटी है बाड़मेर जैसलमेर की, वो भी मैं बता दूंगा आपको, और ये मुख्य ध्यान में रखनी है। और नदियां जब पढ़ते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, नदियां पढ़ते हो तो एक तो उनके उद्गम स्थल और वो अंत में कहां तक जा रही है, कहां पे मिल रही है या कहां विलुप्त हो रही है, ये चीजें पूछी जाती है। और उनके किनारे क्या क्या चीज है ये पूछी जाती है। और प्रश्न जिस तरीके से बनेगा वो सारा का सारा मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि इसमें ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, और ये आंतरिक अपवाह की ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? आंतरिक अपवाह तंत्र की ट्रिक है। अब इसमें से देखो ऐसी है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सांबर, उस सांबर के अंदर काफी नदियां आंतरिक प्रवाह की गिरती है, और 4 नदियां गिरती है मुख्यतया 4 नदियां गिरती है। वो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक लिख के बताता हूं। सांबर झील में नदी लिख रहा था मैं, ठीक है, सांबर झील में गिरने वाली, ये सारे सवाल कई बार पूछे गए हैं और लड़कों ने गलत किए हैं, और ये चीजें इस तरीके से याद करने के बाद गलत नहीं होते। इसका बिल्कुल बढ़िया एकदम देसी इलाज है सांबर झील में गिरने वाली नदियों का, कि सांबर झील कैसी है कि गुरुजी खारी है, तो खारू, मेथी जो होती है ना खाने की, वो कैसी होती है? खारी होती है। खारू मेथू, मेथी लिख दो या मेथू लिख दो, ठीक है, मेथी। खादू सा, खादू का मतलब यानी खाली, ठीक है, खादू सा, खारू मेथू खादू सा, ये आ गई। अब इसमें से नदियां निकलेगी, देखो यहां से निकलेगी खारी नदी, यहां से निकलेगी रूपनगढ़ नदी, यहां से निकलेगी आपके मेंथा नदी, और यहां से निकलेगी खंडेला नदी। अब ये खंडेला भी देखो ऐसे इसमें गिरती है, तो यानी आंतरिक प्रवाह की है, ठीक है, लेकिन उसमें मुख्य नदियां पूछी जाती है, इसलिए उसमें अपन ने इसके अंदर यहाँ पे देख ली। तो जो मतलब किसी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के अपवाह की अंदर तंत्र की नहीं है, तो वो आपके आंतरिक अपवाह की है। अब ये 4 नदियां, इसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर में नहीं गिरती या कौन सी गिरती है, तो ये बिल्कुल, अब देखो खारू मेथू खादूसा, और इस सा का क्या मतलब है? इस सा का मतलब है सांबर, इस सा का मतलब है सांबर। अब खारी रूपनगढ़ मेंथा खंडेला, या तो ऐसे याद कर लो सीधा तरीका, या खारू मेथू खादूसा, बस ज्यादा कोई है नहीं, बेजमारी का काम नहीं है। अब बात करते हैं, अब अपन लेते हैं इसमें से एक नदी को पकड़ते हैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा, घग्गर नदी की पूरी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो नदियों में सबसे पहले क्या याद किया जाता है कि उद्गम स्थल इसका कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर। यदि पहाड़ी पूछी जाती है तो ध्यान रखें कि शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका
उद्गम होता है। तो ये चीज यहाँ से तो आ गई आपके उद्गम स्थल कि उद्गम कहाँ से होता है। अब ये जो बहती है ना साथियों, मैं बताऊं इसको कि हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये प्रवेश करती है पंजाब के अंदर, ठीक है। पंजाब से बहती हुई ये प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है ओटू झील। ओटू झील हरियाणा से फिर ये प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और राजस्थान से फिर ये बाढ़ की स्थिति में चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है ना, तो ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक बहती है। वैसे ये सूरतगढ़ तक बहकर और इसका जो है काम पूरा हो जाता है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो हनुमानगढ़ के अंदर एक झील का निर्माण करती है जो कहलाती है तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील जो है वह राजस्थान की सबसे नीचे झील भी कहलाती है। अब ये देखो ये चीज है ना, ये अपन को अफवाह याद होना चाहिए इसका कि ये क्रमशः कहां से कहां बहती है। तो हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान ज्यादातर, वैसे सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर के अंदर है वहां तक इसका पानी आता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में ये चला जाता है पाकिस्तान। बाढ़ आए तो किसको बहा के ले जाना? पाकिस्तान को। लेकिन नुकसान ये राजस्थान में भी ज्यादा करती है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे उपनाम है। इसे मृत नदी कहा जाता है, इसे सोतर नदी कहा जाता है, इसे नट नदी कहा जाता है, इसे चितांग नदी कहा जाता है, इसे सरस्वती और द्रस्तवती भी कहा जाता है। अब द्रस्तवती जो है ये ऋग्वेद काल में मतलब इन्हें कहा जाता था, और द्रस्तवती के अवशेष जो है वो जयपुर में भी मिले, और द्रस्तवती के अवशेष पे ही बताते हैं कि अमानी शाह का जो नाला है वो द्रस्तवती नदी का ही अवशेष है, और अमानी शाह का जो नाला है वो आपके जयपुर की लाइफलाइन कहलाता है। तो ये सारी चीज अब जैसे मुझे याद है, मैं हालांकि ये इसी लिख के बताता हूँ आपको ताकि आपका सारा का सारा समय बच जाए, इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। और ये आज जो टॉपिक कुछ ऐसा ही है तो साथ में बता दिया। हालांकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में मेरे पढ़ाने का तरीका यही था, साथ साथ बताता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में क्या है कि मुझे आपका समय बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं कई लोग कह देंगे सर आप वीडियो लंबे बनाते हो, आपके क्या कमाने का उद्देश्य है क्या? ये वास्तव में लड़कों के इतनी मतलब एक तरफ से तो वो देखते हैं क्लास को, दूसरी तरफ से उनके मन में शंका भी होती कि सर कमा रहे तो नहीं है कहीं, या कमा रहे तो कितना कमा रहे हैं। अरे भैया ये मतलब ये बातें निकाल दो, कमाना होना तो 10,000 20,000 कोर्स अगर 500 रुपये फीस रख के भी मैं चाहूँ तो खड़े खड़े भेज दूं, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने हो सकते हैं, कमाना चाहूँ तो कितने कमा सकते हैं। लेकिन ये चीजें क्या है, सारी जरूरी नहीं है कि सब चीजें कमाने के लिए ही की जाए। कमाना है मुझे, लेकिन आपकी दुआएं जो है उन्हें ज्यादा कमाना है। पैसे जो है वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है, लेकिन सबसे पहला मेरे लिए ऑप्शन आपकी दुआओं का है। चलिए बातें क्या है कि बीच बीच में अगर ये तो देख लो ये ऑनलाइन है तब भी इतनी हो रही है, यदि ऑफलाइन होती तो समझ लो कि अपनी क्लास कितनी लंबी होती। तो ये चीज है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इस बोर्ड को साफ करके और इस घग्गर नदी को आपको पूरी करवा देता हूं। साथियों घग्गर को पूरी कर देते हैं आज अपन। देखो घग्गर में और अब सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, मैंने आपको जो चीजें हैं इससे पहले वाली स्लाइड में बता दी। अब घग्गर के उपनाम से सवाल बनते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब आप इसको नोट कर लेना, इसे नट नदी, मृत नदी, शोतर नदी, राजस्थान का शोक, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में ये राजस्थान में भी नुकसान पहुंचाती है। चितांग नदी मौर्य काल में कहते थे, ऋग्वैदिक काल या प्राचीन काल में इसे सरस्वती या द्रस्तवती नदी भी कहते थे। ये सारी चीजें जो है इनमें से कुछ ना कुछ पूछा हुआ है हमेशा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अरे भैया अंतरराष्ट्रीय क्यों कह दिया? क्योंकि ये पाकिस्तान का सफर तय करती है, तो दो देशों के बीच का सफर तय करेगी तो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगी। फिर अगर देखा जाए राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी भी है जो उत्तर से प्रवेश करती है, बाकी सारी आपके एमपी से और यहाँ से आएगी, और ये जो है आपके उत्तर से प्रवेश करती है, तो ये एकमात्र उत्तर से प्रवेश करने वाली है। इस चीज को भी ध्यान में रखें। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और फिर कौन सी झील बनाती है? तलवाड़ा झील। एक तिलवाड़ा स्थान आता है वो बाड़मेर के अंदर है, मल्लीनाथ जी से संबंधित, ठीक है ना, ये तलवाड़ा झील है। और अब इसका ये प्रश्न बनता है कि घग्गर के अफवाह को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर राजस्थान के दो जिलों में ही बहती है। घग्गर के अफवाह को यहाँ पे नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखें। और इसके पाट से या पेटे से नीचे स्थित है जिला कौन सा? हनुमानगढ़। राजस्थान के दो जिले ऐसे पढ़ेंगे अपन जो नदी के पेटे से नीचे स्थित है।
एक तो हनुमानगढ़ आएगा और एक बालोतरा आएगा जो लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रख, जो मैं बोल रहा हूं ना वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है और साथ साथ में लिखते रहना, बहुत काम आने वाली है। अब पाकिस्तान में देखो इनको तो नाम मिलता ही नहीं है रखने के लिए, अपन हमेशा ही देखते हैं ये नाम। अब रेगिस्तान का अपन ने देखा कि इन्होंने चोलिस्तान नाम रखा था, और यहाँ पे अपने नाली और पाट रखा है कि नाली और पाट बढ़िया है नदी से संबंधित, इन्होंने क्या रखा है बेटों ने हकड़ा हकड़ा या हकरा, ठीक है, क्या लिखा है, हकड़ा या हकरा कहते हैं किसको, इसके अफवाह को, गग्गर के अफवाह को हकड़ा या हकरा कहा जाता है। कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर। देखो बाढ़ की स्थिति में ये पहुंचती है अपने राजस्थान के सूरतगढ़, और ज्यादा बाढ़ की स्थिति में पहुंच जाती है कहां तक, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखना, फोर्ट अब्बास तक का सफर ये तय कर लेती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर है, और वहां जाके तो ये अगर यहाँ से जाते हैं वहां जाके तबाही मचा देती है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में जाती है। एक बार कहा जाता है, किंवदंतियां कहती है कि आवड़ माता, ध्यान रखना, आवड़ माता ने गुस्से में आकर इसका पूरा पानी पी लिया था और इसे सुखा दिया था। तो इन माता जी का नाम भी ध्यान रखना कि आवड़ माता का संबंध कौन सी नदी से है, तो इस नदी से है। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है। घर आए टीना व सीवा के अब्बा हकरे हैं, बस याद हो जाएगी ना, टीना और सीवा नाम के दो बाबू है, उनके अब्बा घर आए और वो कैसे हैं, हकरे हैं, ठीक है। अब घर से तो आपके गग्गर लिखने की हालांकि मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी समझा दिया है। आए से आपको क्या लेना है, आवड़ माता, ठीक है। टीना, टी से आ जाएगा आपके टिब्बी, क्या आ जाएगा, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश है। और नाली, राजस्थान में इसके अपवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है, ठीक है। और सिवा क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और के से आपको लेना है कि कालका माता मंदिर से इसका उद्गम होता है। अब्बा से क्या मतलब है कि फोर्ट अब्बास तक ये नदी पहुंच जाती है। और हकरे तो आपको पता ही है, इसका नाम कौन रख सकता है, एकमात्र देश, अब पता नहीं मैच की क्या स्थिति होगी, अभी जाकर देखेंगे तो पता चलेगा, हकरे हैं, ठीक है। अब ये चीज है, यहाँ पे ये याद करोगे, गग्गर नदी आपको याद होगी। बाकी उपनाम और जो मैंने मेरे साथ साथ भी यदि आपने देखे तो एग्जाम हॉल में प्रश्न आने पर मुझे ध्यान है कि आपको ये याद आ जाएगा, आवाज गूंजेगी वहां पे भी कि हाँ सर ने कहा था अमृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक, ऐसे सारी याद आएगी। अब कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, उसमें यह है कि कालीबंगा, क्या चीज है कालीबंगा, और पीलीबंगा दोनों क्या है, सभ्यताएं हैं, क्या है, सभ्यताएं है जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान की सभ्यता है, कालीबंगा और पीलीबंगा। अब एक सभ्यता ऐसी है हरियाणा की, वो भी इस नदी के किनारे है, जो बनवाली है, ठीक है, बनवाली सभ्यता हरियाणा की, वह भी इस नदी के किनारे पर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। दो झीलें याद रखनी है आपको, एक तो ओटू झील और एक तलवाड़ा झील जो इसके किनारे है। अब गग्गर नदी, हाँ एक चीज तो अपन भूल गए जो बताई नहीं आपको, गग्गर नदी की लंबाई कितनी है, गग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है, कितनी है, 465, 156 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है, ये राजस्थान में 156 किलोमीटर बहती है और 465 इसकी टोटल लंबाई है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत बार प्रश्न बना है, गग्गर नदी है, ठीक है। जो जो गग्गर से सवाल बनते हैं, लगभग जहां से सवाल बनते हैं, अपन पूरा मतलब क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं, फालतू की बातें मतलब इसमें ज्यादा अपने आएगी नहीं, जो अपन प्रश्न जिस लेवल का बनता है उस लेवल पे अपन चल रहे हैं, और ये प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा कुछ भी अपने छूटा नहीं है, पीछे जो अपने कवर करना था गग्गर नदी में वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। तो गग्गर नदी आज अपनी क्लियर हो गई। हालांकि मेरे आज विचार था कि पूरी आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां करवाने का, जो रूपनगढ़ और वो भी है वो सारी, लेकिन समय हो गया है और आपको पता है थोड़ा तो मन मेरा भी लालची है, मैं भी इंसान हूँ, और मैच जो है पूरा चला जाएगा तो थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ जाकर। और इंडिया पाकिस्तान का मैच बार बार देखने को मिलता नहीं है, आईपीएल वगैरह तो ये तो चलो ये आज का मैच छूटा तो कल देख लेंगे, लेकिन ऐसे बार बार दिखते नहीं है। तो आज के लिए साथियों समझ आऊंगा, क्लास इतनी ही रहेगी और जितनी है अब अगले में इसको कवर कर लेंगे अपन, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे कवर करवाना है। आप इन्हें नोट अच्छे से करते रहें और ज्यादा कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार मत होना। जहां पे लगता है कि हाँ कंफ्यूजन हो रहा है उस चीज को वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो।
मतलब 99% चीजें आपके पास में ऐसी है जहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 1% या मान लो 2-3% चीजें ऐसी होगी जहां पे आपके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस चीज को इतना वेटेज मत दो, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि 2-3 किताबों में अलग अलग मिलेगा। जब 2-3 किताबों में अलग अलग है तो वो न तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना आपको फायदा पहुंचाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करें। इसके अलावा भी मैं देखो जो प्रश्न बताता हूं या जो चीज पढ़ाता हूं वो आयोग में क्या मान रखा है, पहले क्या पूछ रखा है, उसको भी मैं ध्यान में रख के पढ़ाता हूं। अब कई जो विद्यार्थी होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि सर हमने जो पढ़ा उसमें ये दे रखा है या इसमें ये दे रखा है। तो मैं तो देखो जहां तक जो होता है आपको ये चीज यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो 3-4 चीजों से क्रॉस करके फिर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी जो है आ जाती है कोई चीज ऐसी, जब मेरे से खुद से गलती होगी तब मैं अगली क्लास में बता दूंगा। लेकिन जो चीजें ऐसी सामने आती है तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि लगे कि सर ने गलत बताया तो आपको जहां से जो आपने पढ़ा सही लगता है उसे मानो, क्योंकि मैं ऐसी इस बात की 100% सत्यता नहीं हूं कहूंगा कि मैंने बताया वो 100% सत्य है और इसको मतलब ऐसा नहीं होता। मैं तो जो बात है वो क्लियर कहता हूं कि ये चीज है, आपको लगता है कि सही बताया है और सही तरीके से याद करवा रहे हैं हमें तो आप इसे मान सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है ये चीज सर ने गलत बताई हमने सही पढ़ रखी है तो आप उसको भी मान सकते हैं। देखो अपना सीधा सा हिसाब है, खुली किताब की तरह है, मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, जो बात कहता हूँ वो भी सब ऐसे ही कहता हूँ, पूरी खुली किताब है। तो आप अब समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर और इसे नोट कर लीजिए। आंतरिक प्रवाह की जहां नदियां पढ़ रहे हैं, मुख्य मुख्य नदियां अपन पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो आंतरिक प्रवाह की बहुत सारी नदियां हैं। अब जैसे कोई विद्यार्थी कहे कि सर ये भी आंतरिक प्रवाह की है, वो भी आंतरिक प्रवाह की है, फलानी ढिकनी, तो इसमें ऐसा है कि अपन ने पढ़ा है कि 60% जो है आंतरिक प्रवाह अववाह क्षेत्र रखता है, तो यानी कि सर्वाधिक है। तो बहुत सारी नदियां हैं, तो छोटी मोटी मतलब जहां से एग्जामिनर सवाल नहीं बनाता है, एग्जामिनर जो सवाल बनाता है उन सभी को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य सवाल बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं और इनको अपन छोड़ेंगे नहीं। जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी पे फोकस करते हुए ही अपन आगे चलेंगे। आप साथ में नोट करते रहना। इसमें से मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद करना है, और जिन नदियों को अपने मैप से देखना है कि वो मैप से बढ़िया से डायग्राम से याद होगी, तो मैं बाकायदा डायग्राम बनवाऊंगा आपको, बनास, चंबल, लूनी, इनके सबके डायग्राम से बताऊंगा। लेकिन जिनको जिसमें से कम जानकारी आती, डायग्राम की जरूरत नहीं है, उसको अपने डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो डायग्राम वाली नदियां भी मैं करवाऊंगा और वो सारी मेरे ध्यान में है कि आप लोगों को किस तरीके से क्या मैटर देना है। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं चिंता कर रहा हूं वो काफी है। तो अब देखिए साथियों, अपनी जो अपने ट्रिक पड़ी थी घरसा मेरू काकारू, वो याद हो गई होगी आपको। और अब जो है साबी नदी है, ऐसा है कि कई जगह साहिबी नदी भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। साबी को कई किताबों में आपको साहिबी नदी भी देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन साबी नाम है इसका, ठीक है, साबी ही नाम है। उद्गम जो इसका होता है नदियों में खास तौर पर उद्गम, और वो अंत में कहां तक पहुंचती है ये जरूर ध्यान में रखें। लंबाई के मामले में ऐसा है कि आयोग द्वारा या कोई किताबों में किसी में कुछ ऐसे होता है तो विवादास्पद सवाल बनता है, इसलिए लंबाई से सवाल कम ही बनाते हैं। मुख्य मुख्य नदियों की लंबाई से बना देते, हर नदी की लंबाई से बने सवाल मैं नहीं समझता कि ऐसे सवाल, अब पैटर्न अपन देखते भी ऐसे बनते नहीं है। तो अपना जो अब इसका उद्गम देखना है साथियों, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। याद कैसे करना है वो सब बताता हूं। देखो आपको यहां से इस स को पकड़ना है और अपना यहां से स को पकड़ना है। तो साबी का उद्गम होगा कहां से, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है, यहां से उद्गम होता है। लेकिन ये जाती है रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, और फिर नफसगढ़ झील में जाकर, पटौदी नामक स्थान पर नफसगढ़ झील है, उसमें जाकर विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसमें से क्या याद करना, एक तो आपको सेवर की पहाड़ियां, एक नफसगढ़ झील और हरियाणा, इतना याद कर लेना, ठीक है। साहिबी है वो नफे का सौदा है, साहिबी कैसा है, साहिबी है तो साहब को नफे का सौदा है नफसगढ़। मैं इसमें से जो ट्रिक है वो बोल के बता रहा हूं, इसमें छोटी छोटी ट्रिक लिखने का काम नहीं है, लेकिन आपने क्लास ध्यान से देखी है बिल्कुल बिना स्किप किए और व्यवस्थित, तो आपको यह हाथों हाथ ही ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो साहिबी का यहाँ से आपको स पकड़ना है और यहाँ से स पकड़ना है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। अब इसके किनारे जो है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा, किराडोत, ये सब जयपुर की है, नाम कैसा है, जोधपुरा। तो जो नए नए विद्यार्थी हैं वो जोधपुरा है तो कई बार जोधपुर ही करके आ जाते हैं, जब सभ्यता के बारे में सवाल पूछा जाता है
तो जोधपुर कर देते हैं, लेकिन जोधपुर नहीं है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और कौन सी नदी के किनारे है? साहिबी नदी यानी कि साबी नदी के किनारे है। तो ये भी एक प्रश्न यहां से बनता है। अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की थी इस नदी के किनारे। अब ये जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न अभी बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा सांबर में अकबर वाला गांव दान वाली वो आ गया था प्रश्न। तो ये ऐसे प्रश्न जो है इन पर अपन को विशेष पकड़ बनानी है, क्योंकि अब आजकल ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, तो ट्रेंड के अनुसार अपन को चलना पड़ेगा। तो अकबर ने बांध बनाने की कोशिश कौन सी नदी के किनारे की थी? तो साबी नदी के किनारे की थी। इतना इसमें से याद हो जाए खूब है, क्योंकि इसमें से साहिबी नदी के अंदर इतनी ज्यादा प्रश्न आने वाले नहीं है। यहां से आएगा तो इसमें से आ जाएगा, वो खूब हो जाएगा आपके। अब बात करते हैं मेंथा नदी। अब मेंथा को कई किताबों वाले मेंढा नदी भी छाप देंगे, तो कंफ्यूज होता। अरे मैं ऐसे सवालों से और ऐसे कमेंट से मतलब इतना इतना देख देख के मुझे लगता है कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। अब सर आपने तो मेंथा पढ़ाया, हमने मेंढा पढ़ा है, ऐसे सवाल ऐसे आते हैं कई सारे सवाल। सर आपने तो इसका ये बताया, हमने ये पढ़ा है। अरे हमने ये पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं गाइड में पढ़ा है, और हम भी तो पढ़ा रहे, 3-4 बुक का निष्कर्ष निकाल के पढ़ाते हैं। हाँ कोई गलती होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कोई गलती होगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको, बाकी गलत जानकारी देने का उद्देश्य नहीं है। फिर भी विद्यार्थियों को कहता हूं कि आपको लगे कि आपने जो सही पढ़ा है उसको मान लीजिए आप, मैं जो बता रहा हूं उसको 100% मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, यार हमने पढ़ा वो सही है, तो आप उसको माने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी चीज का बुरा मानने वाला नहीं हूं, और आपको लगता है कि सर ने सही बताया है तो आप उसको मान सकते हैं। अब ये मान लो कि आपके कोई कंफ्यूजन है कि सर ने ये बताया इसमें ये है, तीसरी किताब में ये है, तो यानी कि वो कंफ्यूजन वाला सवाल है, वो ना फायदा पहुंचाएगा ना नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इतने मतलब ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना धैर्यवान बनो, धीरज धरो साथी धीरज धरो, इतने अधीर मत होना कभी भी। अधीर होते हैं वो फिर तैयार मतलब लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मेंथा नदी जो है साथियों मनोरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और मनोरपुरा की पहाड़ियां जयपुर के अंदर है। वही तरीका कि उद्गम को कैसे याद रखा जाए, तो यहां से भी आप म को पकड़ लो, म से म मनोरपुरा, मेंथा मनोरपुरा, मेंढा मनोरपुरा, मेंढा मनोरपुरा, हो गया काम। अब देखो ये जो गिरती है ये सांबर झील में जाकर गिर जाती है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया भी आपको कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों की ट्रिक बताई है, खारू मेथू खादूसा। तो मेंथा अपन ने पढ़ी थी कि सांबर झील में गिर जाती है। अब जब इंडिविजुअल नदी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये यहाँ पे गिरती है। लूणावा जो जैन तीर्थ है, एक क्या है जैन तीर्थ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। ये प्रश्न बना हुआ भी है कि लूणावा प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणावा कौन सी नदी के किनारे है? जो नागौर में है वो मेंथा नदी के किनारे है लूणावा। तो यहां से आपको दो नदियां क्लियर हो जाएगी। सेवर की पहाड़ी से निकलती साहिबी नदी नफसगढ़ झील में जाकर गिरती है, साहब को नफा, ठीक है, नफसगढ़ झील में जाकर गिर जाती है। जोधपुरा सभ्यता और आपके अकबर ने बांध बनाने की कोशिश की। मेंथा में क्या है कि मेंथा नदी उद्गम मनोरपुरा, म से म मिला, मनोरपुरा से उद्गम होता है, सांबर झील में गिरती है, और लूणावा नागौर में इस पर जैन तीर्थ प्रसिद्ध। बस क्लियर, हाथों हाथ याद। अब चलिए अब इस रूपनगढ़ को लेते हैं। रूपनगढ़ नदी भी सांबर झील में जाकर गिरती है, अपन ने पढ़ा था। लेकिन रूपनगढ़ का उद्गम जो है वो सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है, और सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गमित होकर ये सांबर के झील में गिरती है, ठीक है। अब सांबर के झील में गिर गई है, और निम्बार्क संप्रदाय जिसे हंस संप्रदाय, शंकादिक, द्वैताद्वैत, भेदा भेद, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको क्या करना है, आपके रूपनगढ़, सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों अजमेर से निकलती है, और उसके बाद में सांबर झील के अंदर गिर जाती है, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहां से आएगा। याद कैसे करें गुरुजी? याद क्या करना है, इसमें से आप ये शब्द याद रख लेना, ये शब्द याद रख लेना, रूस। तो रू से रूपनगढ़ और स से सलेमाबाद, इतना याद रख लो बस, तो भी आपके काम हो जाएगा। और रू स करोगे तो यहां तो देखो ये स से सलेमाबाद से उद्गमित होती है और सांबर में ही गिर जाती है। निम्बार्क संप्रदाय प्रधान पीठ। ज्यादा मैटर के चक्कर में मत रहना कभी भी, आपको उसको समेटना आना चाहिए, तब जाकर आप उसमें कंपटीशन में पकड़ बना पाओगे। तो यहां से हो गया। अब बात करते हैं रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी का उद्गम जो होता है उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी, अलवर से इसका उद्गम होता है। याद करने का तरीका भी बताऊंगा। उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से उद्गम होता है। इसका उपनाम बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है, लसावरी या वराह नदी भी इसे
कहा जाता है, लसावरी या वरा नदी के नाम से। किसको? रूपा रेल को। कुसुलपुर भरतपुर के अंदर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये सारी नदियां हैं, न तो अरब सागर में जल ले जाएगी, न बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, ये कहीं ना कहीं पहले ही समुद्र में अपना जल नहीं पहुंचा पाती, पहले ही विलुप्त हो जाती है, तो इन्हें रुंडित नदी भी कहा जाता है। ये सारी की सारी रुंडित नदियां भी कहलाती हैं। तो कुसुलपुर भरतपुर के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। अब भरतपुर के बांध वैसे देखा जाए तो अजान बांध भी है, मोती झील है, बहुत सारी चीजें जो भरतपुर के अंदर, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। तो यहाँ पे अपन को जो याद रखना है कि रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसे याद कैसे करना है। मैंने तो उद्गम में याद करने में ही समस्या आती है, तो याद कैसे करना है कि उदय ने रूपा को रेल में छेड़ा और थाने में बंद कर दिया। उदय ने रूपा को रेल में छेड़ा तो उसे थाने में बंद कर दिया। वास्तव में ये ट्रिक मैंने अभी जब लिख रहा था ना, तभी मुझे लगा कि ऐसे पढ़ा सकते हैं। मुझे तो ये सारे के सारे उद्गम और इनका एंडिंग पॉइंट जो है, अंत तक पहुंचते, वो सारे ऐसे ही याद है, तो इसकी कभी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने सोचा कि विद्यार्थी जो है वे उद्गम में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि उद्गम और इनके इसमें, तो इनको कुछ ना कुछ दिया जाए जिससे ये याद कर सकें। और मैं पर्सनली जो किताब लिख रहा हूँ, जो जिसको रिवीजन पैकेट कह सकते हो आप एक तरह से, वो रिवीजन बूस्टर भी आपके लिए साबित होगा। उसके अंदर अपने इन चीजों का विशेष ध्यान रखा है मैंने कि ये चीजें जो विद्यार्थियों को याद करवाए, उन चीजों का विशेष ध्यान रख रहा हूं उसके अंदर, और इसीलिए समय लग रहा है, मेहनत पूरी कर रहे हैं आपके लिए। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उदय ने रूपा को रेल में छेड़ा तो थाने में बंद कर दिया। उदय ने रूपा को रेल में छेड़ा तो थाने में बंद कर दिया, यानी कि रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। बस कुसुलपुर, भरतपुर, ये सब जो है आपने क्लास को भी ध्यान से देखा है तो आपको याद हो जाएगी। तो ये आ गई आपके, लगभग ये नदियां आ गई। इसके बाद में आप आंतरिक प्रवाह की और बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इनको नोट कर लो आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह की कुछ और नदियां पढ़ते हैं साथियों। आंतरिक प्रवाह के अंदर मैं चाहता हूं कि आंतरिक प्रवाह क्या, किसी में भी कोई प्रश्न लगभग आपके बाहर ना जाए, तो अपन आंतरिक प्रवाह की और नदियों में देखते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है वो कांतली नदी है, और कांतली में से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो कांतली का उद्गम जो होता है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। याद क्या रखा गुरुजी? याद यूं रखा, 12 कड़ी पढ़ो तो क के बाद आवे ख, तो कांतली क के बाद क्या आता है? ख, यानी कि खंडेला की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। अब ये विलुप्त कहाँ होती है? मडरेला गांव है एक, जो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर है, दोनों की सीमा पर मडरेला गांव है, यहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। इसे मौसमी नदी भी कहा जाता है, उपनाम है इसका, मौसमी नदी इसका उपनाम है। तोरामाटी बेसिन, अपन ने जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था, और मैंने कहा भी था कि कांतली नदी में वापस पढ़ेंगे। तो तोरामाटी बेसिन, यहाँ आसपास बोले जाने वाली भाषा बोली जो है तोरामाटी बोली भी कहलाती है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता यहाँ की मुख्य सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता मुख्य मतलब ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आपने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि साइंस वाले विद्यार्थी कहते हैं सर आप पढ़ा होगा कहते हो, और हमारे नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर ये हो जाता है फिर कि हमने नहीं पढ़ा, आप तो पढ़ा हो बस। तो गणेश्वर सभ्यता जो है, अपने सभ्यताएं दे रखी है अंदर, 4 सभ्यताएं हैं, वो पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से। विशेषता इसकी क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। जिसने नहीं सुनी और समझी तो इस पे जरूर कमेंट करेंगे या कोई ना कोई कि गुरुजी हमने तो पढ़ा आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर है, हमने तो पढ़ा है पूर्णतः बहाव की सबसे लंबी नदी बनास है। लेकिन दोनों लैंग्वेज को मिला दिया जाए तब क्या होता है? पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ये 100 किलोमीटर बहती है। अब इस बात को मैं समझाता हूं आपको। सिर्फ पूर्णतः बहाव की दृष्टि से कहते तो आपके हो जाती कौन सी? बनास हो जाती। सिर्फ आंतरिक प्रवाह की कहते तो घग्गर हो जाती, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी घग्गर ही है। और पूर्णतः बहाव की जो है अपने बनास है, 480 किलोमीटर लगभग। आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेंगे आगे, कोई बात नहीं। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। अब इन दोनों लैंग्वेज को मिला दिया जाएगा, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भी है, और ये क्या है कि आंतरिक प्रवाह की भी, दोनों का लैंग्वेज अगर दोनों की मिल जाएगी तब आपके कांतली नदी आपको ध्यान में रखना है। बस दैट्स ऑल। ज्यादा मतलब उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ही
देखना है अभी जितना अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगली नदी लेते हैं अपन कांकनी। कांकने भी कहते हैं और कांकनी भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम होता है आपके कोठारी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है और मीठा की खाड़ी जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। ये मीठा की खाड़ी जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। ये बुझ झील का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुझ झील का निर्माण करती है। इसका उपनाम मसूरदी नदी है। ठीक है, अभी आपने मौसमी भी आगे पढ़ा, अपन ने लसावरी भी आगे पढ़ा है। अब मसूरदी याद रखना। मसूरदी किसका नाम है? कांकनी का नाम मसूरदी है। ये सबसे छोटी नदी है। ठीक है ना, सबसे छोटी। कई किताबों में इसकी लंबाई 17 दे रखी होगी, कई किताबों में 27 दे रखी होगी, लेकिन दोनों साथ में नहीं आएगी। जो भी दी है उस पुस्तक के हिसाब से दोनों ध्यान में रख लेना। आप 17 भी ध्यान में रखें और 27 भी ध्यान में रखें। ठीक है, कुकुंद नदी ये भरतपुर की नदी है। बरेठा बांध के कारण इसको पढ़ना है अपन को। किस कारण? बंद बरेठा आपने पढ़ा होगा, तो बरेठा बांध इस पर बना हुआ है। और दीर्घ जलप्रपात, जलप्रपात बहुत सारे पढ़ने हैं अपन को, सारे जितने भी है 4-5 मैं सारे बता दूंगा आपको, चूलिया, मेनाल, भीमलत वगैरह सारे बताऊंगा। अभी दीर्घ जलप्रपात कुकुंद नदी पर बना हुआ है। अब जलप्रपात जिसको समझ में नहीं आता, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो झरना है एक तरह का, बस। बाकी दूसरा छोड़ दो। अब ये झरने को चश्मा भी कहते हैं उर्दू भाषा में। अपन झीलों में पढ़ेंगे कि इसने बनाया, यहाँ पे चश्मा बनाया, ये जहांगीर ने बनवाया, ये बनवाया, तो चश्मा भी कहते हैं उर्दू के अंदर। जब ऐतिहासिक शब्दावली आती है ना, तो उसके अंदर ये चीज, उस पे चश्मा है नूर किसने बनवाया, तो जहांगीर ने बनवाया, ऐसा आएगा प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ जलप्रपात इस पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका उद्गम और आप विलुप्त और इतनी अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जहां से प्रश्न बनता है वो चीज आपको बता रहा हूं। ज्यादा अंदर घुसोगे फिर याद नहीं हो पाएगा, फिर कहोगे कि हम तो सर भूल रहे हैं। तो इसलिए अपन को उस हिसाब से चलना है, एग्जाम के पैटर्न को देखकर, न ज्यादा और न कम वाला। बहुत ज्यादा गोता अंदर लगाने वाला भी पछताता है और बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर चलने वाला भी पछताता है। अपन को पछताना नहीं है, कुल मिलाकर एग्जाम निकालना है श्योरिटी के साथ, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं जोजरी नदी। जोजरी नदी पिपाड़ जोधपुर से निकलती है, मेलवा तक जाती है, मेलवा में विलुप्त हो जाती है। याद कैसे रखना है? बस इसका तो ये याद रख लेना, जो से जो। ठीक है, जोधपुर आपके याद हो जाएगी। और ये कुकुंद भरतपुर कैसे याद रखोगे? आपको सबको पता है कि एक शासक था बहुत जबरदस्त, कुंभा, तो कुकुंद और भरतपुर याद हो जाएगी, समस्या आपके रहने वाली नहीं है। ये रोहिली नदी जैसलमेर की है और नीमड़ा नदी बाड़मेर की है, लेकिन इनको पढ़ना क्यों है? आंतरिक प्रवाह की, लेकिन ये तो छोटी नदियां हैं, लेकिन पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए है साथियों कि यहाँ पे बताता हूं मैं आपको, इसको आप कांतली के अंदर मत लिख देना, यहाँ जगह पढ़िए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, जो चीज व्यवस्थित देखते हैं स्किप किए बिना उनको तो समझ में आएगी, लेकिन जो सिर्फ आगे बढ़ाकर स्क्रीनशॉट लेके लिखने में रहते हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी और कांतली में ठोक देंगे इसको। तो ये इसलिए पढ़नी है अपन को कि बाड़मेर में एक स्थान है कवास। कवास में बाढ़ आई थी 2006 में, 2006-7 कई जगह लिखा मिलता है, 6 में आई थी, लेकिन वो आपको पता ही है वर्ष को इस तरीके से पढ़ा जाता है सत्र के रूप में। तो 2006-7 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। उन बाढ़ का कारण जो है वो रोहिली नदी और नीमड़ा नदी है, इनमें बहुत ज्यादा पानी आने से बाढ़ आ गई। लेकिन मुख्य कारण जो है साथियों वो है जिप्सम। जिप्सम कैसे? कि कवास के वहां पे जमीन के नीचे जो है वो जिप्सम की परत है, और जिप्सम की परत है तो वहां पे मतलब पानी को निकासी के लिए छिद्र नहीं मिलते, तो पानी निकासी नहीं हो पाई, पानी भरा हुआ रहा, और भरा हुआ रहने के कारण बाढ़ की स्थिति हो गई थी। तो मेन जो कारण है वो बाढ़ का वो क्या है? जिप्सम है, जिप्सम की परत है। ठीक है, कवास के अंदर बाढ़ के कारण अपन को रोहिली और नीमड़ा नदी को पढ़ना है। बस ये हो गई आपके आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां जहां से सवाल बनते हैं। ऐसे तो आप देखा जाए तो नदी नाले इतने हैं राजस्थान के अंदर कि हर गांव में एक नाला तो मिलेगा ही, तो हर चीज को नहीं पढ़ा जा सकता, इस बात को आप समझे, और ज्यादा अंदर उलझने की जरूरत नहीं है। जहां से प्रश्न बनते हैं उन सभी को अपन ने पढ़ा है। अब अपन ने ये पढ़ लिया है, अब अपन आप इसको लिख लो, फिर अपन अरब सागरीय अफवाह तंत्र शुरू करते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक टॉपिक का एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं कुछ भी कमी न छोड़ूं क्लासेस में। कई लोग विद्यार्थी अच्छी प्रतिक्रिया भी देते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर कोई पेड कोर्स में भी इतना नहीं करवा रहा जितना आप करवा रहे हो। बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी अपनी की हुई मेहनत से
अपनी तैयारी को अच्छा कर पा रहे हैं। अब पेड में तो ऐसा होता है कि पेड कोर्स में तो फिर मैं भी शुरू करूँ ना, अगर कि पेड कोर्स में क्लासेस शुरू कर देता हूँ तो मेरा भी फिर यही होगा कि कितनी जल्दी एक कोर्स पूरा करूँ और दूसरा लॉन्च करूँ, फिर वापस वही। तो वो चीज अपने नहीं है। तो ये अच्छा है कि अपने को कोई जल्दबाजी नहीं, इसलिए मैं इत्मीनान से क्लासेस देता हूँ। स्टूडेंट को बोल रखा है कि आप जो धैर्यवान है वो बने रहे। बाकी जिसको लगता है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में हमें तो फटाफट करना है, तो किसी भी पेड कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं किसी का मना नहीं करता हूँ और न मैं किसी का सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनका ले लो। बस आप स्वतंत्र हो, आप चाहते हो कि सर से तैयारी करनी कर सकते हो और कहीं भी पढ़ सकते हो अपने, न तो मैं किसी से नाराज होऊंगा और न मैं किसी को बाध्य करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखें। अब चलते हैं अपन अरब सागरीय अफवाह तंत्र की ओर। एक तो अरब सागरीय है अपना और एक बंगाल की खाड़ी का। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्रों में सीधा सीधा प्रश्न बनता है, वो ये बनता है, नदियां देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी अरब सागरीय अफवाह की नदी है, या इसमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी की है या नहीं है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो इसको याद करने का जो मेन तरीका है वो अपनी ट्रिक है, और यहाँ पे ये ट्रिक काम आने वाली है। इसको कैसे याद रखना है, मासोसा जापो लूणी। अब मारवाड़ी परिवेश से है अपन, और अपन को पता है कि मासी के जो पति होते हैं उसको मासाजी या मासोसा कहा जाता है। तो याद हो जाएगा मासोसा जापो लूणी, बस जाने का कह दिया, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, मासाजी को भी और अपन को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो माँ से तो आ जाएगा आपके माही नदी, ठीक है। यहां से आ जाएगा सोम नदी जो माही की सहायक है। यहां से आ जाएगा आपके साबरमती नदी, साबरमती देखो उद्गम तो अपने यहां होती है, फायदा पूरा गुजरात को पहुंचाती है, ठीक है। यहां से आ जाएगा जाखम नदी, जाखम वैसे सोम की सहायक है और सोम जाकर इसमें मिलती है, तो इसको अपन माही की सहायक में भी पढ़ेंगे। यहां से आ जाएगा पश्चिमी बनास नदी। कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी पश्चिमी बनास नदी भी आंतरिक प्रवाह की हो गई। अभी भी ऑथेंटिक बुक वाले इसको इस अफवाह क्षेत्र में ही, अरब सागरीय अफवाह में ही बताते हैं, आंतरिक प्रवाह की ये नहीं। बाणगंगा अपन देखेंगे कि वो भी है तो बंगाल की खाड़ी की अफवाह की, लेकिन अब जो भरतपुर के मैदान में विलुप्त होने लग गई तो उसे आंतरिक नदी में काउंट करने लगे। तो ये जो पश्चिम बनास है आप इसको इसमें ही माने। ऑथेंटिक बुक राइटर अभी भी इसको इसमें ही लिखते हैं, और अपन तो लिखा हुआ, अपन कहीं देखने तो गए नहीं, अपन लिखा हुआ ही मानते हैं। और यहाँ से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लूणी पूरी की पूरी आ जाएगी। तो ये जो नदियां हैं मुख्यतया ये आपके अरब सागरीय है, और यहीं से प्रश्न बनता है। कई लोग जो है जब याद सही तरीके से नहीं करते तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जब 4-5 नदियों के नाम 4 आते हैं ना नदियों के नाम, तो फिर वहां पे उनके दिमाग में 4-5 नदियों के नाम घूमते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को याद रखें। और मैंने तो याद किया था ना, तब यहाँ बीच में एक शब्द जोड़ा था ताम्र, तो ताप्ती और नर्मदा नदी थी, उसको भी मैंने इसमें जोड़ दिया क्योंकि वो भी अरब सागरीय अफवाह की नदियां थी। तो ये भारत की थी, इसलिए मैंने अभी यहाँ से ट्रिक से निकाल दिया है, क्योंकि भारतीय नदियां हैं ये, और अपने अभी राजस्थान की पढ़ रहे हैं। तो ये हालांकि याद रखना चाहो तो आप भी रख सकते हो। तो यहाँ से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अरब सागर की जो राजस्थान से दूरी है साथियों वो 400 किलोमीटर है, और अरब सागर भी फिर 2 भागों में बट गया, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। तो कुछ नदियां खंबात की खाड़ी में जाएगी, कुछ कच्छ के रण में जाएगी। यहाँ पे ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जितना इजी वे में पढ़ सको उतना इजी वे में पढ़ना। अब मेन नदी अरब सागर की अपन लेते हैं, मुख्य नदी अरब सागर की है वो माही नदी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको याद हो जाएगी अपने पढ़ने के बाद में। और इसमें से जहां से जो जो प्रश्न बनते हैं उसको अपन लेकर चल रहे हैं, चिंता की कोई बात है को नहीं। उद्गम, सबसे पहली बात अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला, और ये है कहां, धार जिला एमपी का है, ठीक है ना। मेहद झील, विंध्याचल पर्वतमाला। अब कोई छोरा ज्यादा दिमाग लगाए नहीं, वे कहे कि गुरुजी एक नदी और इतनी जगह उद्गमित की कड़वे। तो यूं है भैया कि एक नदी है, लेकिन अमरोरू की पहाड़ियां जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ये पूरी पर्वतमाला है और ये पहाड़ी है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई। धार जिला एमपी के अंदर ही आता है, तो यहां से भी ये चीज क्लियर हो गई। अब बात बचेगी मेहद झील की। तो पहाड़ियों के अंदर झीलें भी तो होती है, झील से निकलती है वो वहां से। अपन तो देखने तो गए नहीं, अपन ने पढ़ा है, और मेहद झील उसमें देते हैं। तो मेहद झील पहाड़ी के अंदर होगी और वहां से ये उद्गमित होती है। तो प्रश्न जो है कहीं से भी बने अपना छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चाहे अमरोरू की पहाड़ियां दे दे, धार जिला दे दे, विंध्याचल पर्वतमाला दे दे, या आपके दे दे मेहद झील, तो भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, सारे की सारी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। माही नदी, म से म मिला देना फिर वापस। अब
कई विद्यार्थी जब भी पूरा हो जाएगा फिर कहेंगे सर इतनी ट्रिक कैसे याद की जाए। कोई आवश्यकता नहीं है, आप पहले पूरा टॉपिक याद करें जैसे कर रहे हो वैसे। जब आपको टॉपिक याद हो जाएगा, फिर जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उसके बाद में आपको लगेगा कि अब हम कंफ्यूज होते हैं, अब कुछ हल्का सा सहारा मिल जाए ना, इशारा मिल जाए जिससे हमारा कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि आपको ये सारी चीजें तो याद होगी, सब तो ध्यान होंगे, अमरोरू की पहाड़ियां बताई थी, मेहत झील है, लेकिन किसकी है, थोड़ा सा ही कंफ्यूजन होगा, ज्यादा नहीं। तब आपके ये ट्रिक काम आएगी कि सर ने कहा था म से मेहत झील है और म से माही नदी, हाँ भाई ये बात सही है। उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें ऐसे काम करती है। जरूरी नहीं कि आप ट्रिक का रट्टा मारने अभी से बैठ जाओ, ट्रिक को कैसे काम में लेना है वो भी आना चाहिए, तब आप लंबी रेस के घोड़े बन पाओगे। मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। लंबा साथ है अपना, आप साथ छोड़ सकते हो लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उपनाम इसके देखना है अपन को आदिवासियों की गंगा, क्योंकि ये अपने वागड़ कांठल में यहाँ पे बहती है और यहाँ पे आदिवासी जनजाति ज्यादा रहती है, तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्यों, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। तो वागड़ या कांठल की गंगा भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहीं पे वागड़ कांठल प्रदेश अपन ने पढ़ा था भौतिक प्रदेश के अंदर, इसे कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान है तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, किसको, माही नदी को। अब माही नदी की जो लंबाई है जाती है वो 576 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर ये 171 किलोमीटर बहती है। 576 तो टोटल है और राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर बहती है। जहां जहां पे मैं लंबाई आपको बताऊंगा नदियों की, वो आप याद कर लेना, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट यदि होगी तब मैं कहूंगा कि इसको याद करना ही पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में जो प्रवेश करती है, उद्गमित तो वहां से होगी। राजस्थान में प्रवेश पूछा जाता है तो खादू ग्राम जो बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कई बार पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखें। खादू ग्राम के अंदर से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ये उल्टे यू आकार में, यानी यू तो ऐसा होता है सीधा, तो उल्टा यू ऐसे बहती है। अब मान लो कि मैं राजस्थान के नीचे का थोड़ा सा आपके नक्शा बना के आपको समझा देता हूँ। ये राजस्थान के नीचे का नक्शा ऐसा ही है, ठीक है। अब राजस्थान में ये जैसे उल्टे यू आकार में ऐसे बहती है, ये इस तरीके से बहती है। दिख तो रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको लगभग, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि हाँ दिख रहा है। तो ये उल्टे यू आकार में बहती है। अब उल्टे यू आकार में बहती है ना, तो यहाँ पे तो आपके हैं बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा है, इस तरफ आपके प्रतापगढ़ है और इस तरफ आपके डूंगरपुर है। तो देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की भी सीमा बनाती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भी सीमा बनाती है, पूछ ले तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की भी सीमा बनाती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी ये सीमा बनाती है। तो ये ऐसी नदी है जो राजस्थान के बाहर से उद्गमित होकर और खंबात की खाड़ी तक जाती है, ठीक है, ये चीज है। और फिर यहाँ पे ये इन दोनों की सीमा बना रही है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की भी, बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी सीमा बनाती है, उल्टे यू आकार में बहती है। तो यहां से आपको पता हो तो एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार तो अंदर घुसी जब काटी, एक बार वापस बाहर निकली तब काटी। ये सारी चीजें पूछी जाती है और यहां से ये समझ लिया तो बस आपकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहां जहां आपको मैप की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये चीज वहां से ऐसे समझनी है, मैं आपको एक रफ नक्शा बना के बताता चलूंगा साथ में। और जहां पे आपको ये नोट्स है, एक तरह से ये देख लो कि ये आपके नोट्स ही बन रहे हैं। नोट्स मेकिंग पैटर्न यही होता है, ये नोट्स बनाने का तरीका होता है। पूरी लंबी लंबी रामायण नहीं लिखी जाती, वो तो किताबों में भी आती है, उसमें से जो छांट कर लिखना है वो नोट्स होते हैं। और इसमें आपको थोड़ी लैंग्वेज साथ में लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को नोट कर लो, आज माही नदी अपन पूरी कर लेंगे, अभी बहुत सारी पढ़नी है माइक के अंदर, इसको लिखो पहले। साथियों आगे बढ़ते हैं, माही नदी में अपने बाकी रह गए कुछ। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद में आपको 56 का मैदान, अपन ने भौतिक प्रदेश वाली क्लास में पढ़ लिया है इसको, कि 56 का मैदान जो 56 गांवों का समूह है माही नदी के आसपास, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला, वो चीज इसके अंदर आएगी, ये भी समझ लिया है। एक यहाँ से ये ध्यान रखना है, प्रश्न बना हुआ है सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है, तो इस नदी पर जो है सुजलाम सुफलाम परियोजना चलती है और इस पर 3 बांध बने हुए हैं। ये तीनों बांध आपको याद रखने हैं, इस पर 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यदि पूछा जाता है, लगभग कोई बताता है 3109 मीटर इसकी लंबाई बताते हैं, तो ये बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बांधों में यदि बात की जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आपके पूछा जाएगा तो जाखम बांध आएगा, जाखम नदी पर। सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला पूछा जाएगा तो राणा प्रताप सागर आएगा।
सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया यानी कि पानी सबसे ज्यादा जिसमें से ज्यादा से आता है, दूसरी दूर दूर जगह से कैचमेंट एरिया ज्यादा है तो वो कोटा बैराज आएगा। प्रश्न इस तरीके से बनते हैं अलग अलग, एक सीधा बड़ा नहीं पूछ सकते, अलग अलग। तो सबसे लंबा बांध आपके माही बजाज सागर इस पर बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध भी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में है, और इस पर कडाना बांध बना हुआ है, वो अरावली जिले के अंदर गुजरात में स्थित है। यानी 3 बांध बने हुए हैं, 2 राजस्थान के अंदर है और 1 गुजरात के अंदर है। अब ये ऐसी नदी है राजस्थान की जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता, लेकिन ये खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है। इस लैंग्वेज को इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक ऐसी नदी भी पढ़ेंगे जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और वह भी खंबात की खाड़ी में जल ले जाएगी, साबरमती आएगा आगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है कि इसका उद्गम राजस्थान में नहीं होता क्योंकि एमपी में अपन ने पढ़ा है, और वो पढ़ेंगे कि इसका उद्गम राजस्थान में होगा लेकिन खंबात की खाड़ी में जल ले जाएगी। तो ये चीज भी यहाँ से आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। त्रिवेणी का मतलब है जहाँ 3 नदियां मिलती है, वो त्रिवेणी कहलाता है। तो त्रिवेणी बना हुआ है बेणेश्वर के अंदर, ठीक है। और बेणेश्वर कहाँ है? नवटापुरा गांव के अंदर है, जो आसपुर तहसील के अंदर है और डूंगरपुर जिला है। यहाँ पे बेणेश्वर बेणेश्वर है, बेणेश्वर धाम कहा जाता है। और माही, सोम और जाखम नदी जो है वो त्रिवेणी बनाती है। यहाँ संत मावजी का संबंध भी यहाँ से है, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा था मकर संक्रांति पर, जिससे भविष्यवाणियां की जाती है, वो सब यहाँ से संबंधित है, ठीक है ना। आप पढ़ोगे कालीबाई भी जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आप पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, खूब है पढ़ने को। तो यहाँ पे अभी जो ध्यान रखना है वो माही, सोम और जाखम नदी ध्यान में रखनी है। वैसे जाखम सोम की सहायक है, लेकिन माही के अंदर त्रिवेणी बनाती है तो इसको मतलब त्रिवेणी माही की सहायक भी मान लिया जाता है। नवटापुरा गांव ध्यान में रखना, आने वाले समय हो सकता है कि प्रश्न यहां से बना दे, तो अपन को तैयार रहना है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है किसे? बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ा मेला बनता है तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अब प्रश्न यहां से भी बनता है और यहां से ज्यादा बनता है, सहायक नदियां। और सहायक नदियों को जब तक अपन ट्रिक से याद नहीं करेंगे तब तक सहायक नदियां था नियाल करवा वाले को नहीं है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नियाल को नहीं करे, ठीक है ना। तो इसको ट्रिक से, सहायक नदियां जो है ट्रिक से पढ़नी ही पड़ेगी। तो ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा, जो 4 लिख दिया, चुपचाप, ज्यादा कोई चक्कर चक्कर करे नहीं, जड़के ए सोम ए इरु, अब चुपचाप रह जा। तो यहाँ पे इन दोनों को चुप करा दिया। अब अपन जो है इसको देखते हैं। देखो एक नदी तो मिलती है यहाँ एरण नदी, ठीक है। सहायक नदियां हैं माई की सारी की सारी। एक इसकी सहायक नदी है सोम नदी, ठीक है। एक इसकी सहायक नदी है एराव नदी, एराव। एक इसकी सहायक है ईरू, ऐसे की ऐसे आएगी। एक इसकी सहायक आ जाएगी अनास नदी, ठीक है। इसको छोड़ देना है, इसको लेना है चाप की जगह अपन को लिखना है छाप नदी, और यहाँ पे रह की जगह हर कर लेना है हरन नदी, और यहाँ पे अपन को ले लेना है जाखम नदी। तो यहाँ पे ये देखो, अब एरण, सोम, एराव, ईरू, अनास, छाप, हरन और जाखम, इतनी नदियां एक ट्रिक से ले ली अपन ने कि ए सोम ए ईरू, अब चुपचाप रह जा। और ये इसलिए अभी तो आसान लगेगा कि ये क्या है सर, हम तो ये भी याद रख सकते हैं, एरण, सोम, ईरू, एराव, ये तो याद रह जाएगी। लेकिन अभी तो शुरुआत की है पढ़ने की। जब बनास पढ़ेंगे, लूणी पढ़ेंगे, अपने चंबल पढ़ेंगे, काली सिंध पढ़ेंगे, बाणगंगा पढ़ेंगे, बहुत सारी पढ़नी है। जब सबकी सहायक नदियां आ जाएगी ना सामने, तब लगेगा कि हाँ गुरुजी अब तो याद कौन रहे। तो याद रखना वही तरीको बेस्ट है सबू के, ट्रिक याद रहेगी नहीं तो समझ लो कि थे आधो घर तो यूं ही जीत गा, पर आधो ही जीतनो बाकी रही। तो ये वास्ते ट्रिका याद करनी जरूरी है। और अब बहुत ही पर्याप्त समय है जब आप ट्रिका बिल्कुल बिल्कुल आसानी हो याद कर सको और इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर सको पाचो। तो ट्रिका अभी याद करनी है, बाद में तो मतलब जब भगदड़ मचेला नहीं, जब ट्रिका याद कौन हुए और सवाल और खोटा करो लाते हैं। आ बात भी पक्की है। इन वास्ते कौन छोरा ने कि अबे जाग जाओ, और सब बेस्ट तरीको है हाल भी नहीं जागो और मेरे जड़ो जगाने वालों और फिर भी नहीं जागो तो थे तो कुम करूँ कि अभी तोड़ा हो बसे, यानी कि बाद में कोई होने वाला नहीं है। मैं अपनी सारी चीजों को साइड में करके और आपको पढ़ाने में लगा हुआ कि कई लोगों के घरों में चिराग जल जाए, कई जो ऐसे विद्यार्थी कोचिंग नहीं कर पाते उनकी मदद की जाए, उनको पढ़ाया जाए कि उनको भी लगे कि हमें एक मार्गदर्शन मिला है और हम अब सफल हो सकते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी नहीं जगेंगे, कट्टों पा देखता फिर यूट्यूब माते हेला मारे
और दूजन कट ऑफ दे, कोई कहे कि सर ये बताओ कट ऑफ, कोई कहे सर वैकेंसी कद आई, कोई कहे वैकेंसी पोस्ट कितनी आई। ये सब हुनी बातें है। हुनी बातें यूं है कि ये सब बातें खाली कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ने वाला है ना उसने पढ़ाई शुरू कर दी है, उसको कोई मतलब नहीं है कितनी पोस्ट आए, उसको कोई मतलब नहीं है कब वैकेंसी आए, उसको कोई मतलब नहीं है रीट की कट ऑफ कितनी जाए, क्योंकि उसको उसका लक्ष्य दिख रहा है। यदि ये समय मैंने इन सब में गवा दिया तो मेरे से कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। कोई तो होगा जो अभी भी 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा, जब वैकेंसी नहीं आई तो मैं कैसे बैठ जाऊं। यही तो चीज होती है पढ़ने का जज्बा। फिर बाद में बस कहो गुरु जी मेरे तो सिलेक्शन मुश्किल है, मेरे पढ़ाई नहीं हुई, मेरे यूं नहीं हुए, मैं तो अब घबरा गई या घबरा गया कि मेरे से अब क्या होगा, अब तो परीक्षा सिर पे आ गई। तो आपको गुरु जी हेला मारे हैं हमें कि हमें जाग जाओ, हमें पढ़ लो रे, हमें पढ़ लो रे। बस बाद में बस बोला मैं एक सुनवा वाला हूँ को नहीं। और हकीकत बात है कि पढ़ाता हूँ तो डांट भी पड़ेगी और ऐसे के ऐसे अपने चलने वाले हैं। तो इसलिए अभी जग जाओ, ये सही समय है याद करने का, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। हकीकत में कहो तो लिख दे दूं कि अभी जग जाओगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। और तो क्या करा, चलो इसको नोट करो, फिर आज माई नदी तंत्र जो है उसको पूरा निपटा देते हैं। चलो भाई, माई नदी तंत्र का जो अंतिम भाग है वो ये है कि अपने को इसकी मुख्य दो सहायक नदियां सोम और जाखम को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सोम नदी को। उद्गम बिछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से ये उद्गमित होती है और गिरती कहाँ है, बेणेश्वर के अंदर गिरती है। अभी तो पढ़ा था माई नदी के अंदर। डूंगरपुर व उदयपुर की सीमा बनाती है, डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा का निर्धारण करती है। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, हकीकत यही प्रश्न आते हैं। फिर वहां सोम कागदर, बहुत बार बना प्रश्न, सोम कागदर परियोजना कौन सी नदी पर कहाँ है, कौन सी नदी पर, तो सोम नदी पर। कहाँ है, उदयपुर में। सोम कागदर उदयपुर में, लेकिन सोम कमला अम्बा परियोजना जो है वो डूंगरपुर में। कैसे याद रखोगे, सोम कागदर सोम कमला अम्बा कैसे याद रखोगे। याद ऐसे रखना कि डूंगरपुर में आपको पता अपन ने बेणेश्वर पढ़ा है, तो सोम माई जाखम तीन चीजें मिली है, वहां तीन नदियां मिली। तो यहाँ पे भी तीन, सोम कमला अम्बा, तीन पूछ दे तो डूंगरपुर ध्यान रख लेना। और ये अपने सोम कागदर जो है ये उदयपुर में। आपको वैसे भी इन दोनों में कंफ्यूज होगा, एक याद रखोगे तो वो याद हो जाएगी। दूसरी चीज कि और कैसे याद रखा जाए, तो ट ठ और ड, ट ठ ड ढ ऐसे करते हैं ना। ट ठ और ड कितने पे आता है, तीसरे पे आता है, ट ठ ड ढ, ठीक है ना। तो ड तीसरे पे आता है, यानी कि 1, 2 और 3 चीजें जहां पूछी है वो आपके डूंगरपुर के अंदर। चलो ये हो गया याद करने का तरीका। अब है सहायक नदियां इसकी, किसकी, सोम की सहायक। तो इसकी ट्रिक है ये क्या है ट्रिक, ट्रिक के तो बहुत मिलेगी आपको। तो झाझा गोटी सासा, झाझा गोटी सासा याद रखना। जहां से आएगा जामरी नदी, ठीक है, यहां से आएगा जाखम नदी। आप कहोगे जाखम गुरुजी आप माई में भी पढ़ाई, मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, फिर भी माई में भी पढ़ाई यहाँ भी। तो जाखम भी मिलती है उसमें डूंगरपुर में ही है, लेकिन ये पहले जो है सोम में गिरती है, फिर वो दोनों मिलती है डूंगरपुर में गिरती है। तो इसलिए सोम की सहायक भी उसको, अपने माही की सहायक भी उसको मान लेते हैं। तो झाझा, अब फिर यहां से गोमती, गोमती ये टी से टीडी, टीडी केड़ा केड़ा नाम रहा क्या है नदियां भी। टी से टीडी नदी, सा से शारणी, अरे इतनी गलतियां की है, शारणी, और शा से शामरी, शामरी नदी। देखो ट्रिक जिसको याद हो गई ना, भगवान कसम कोई प्रश्न गलत कर दे, मेरे गलत कौन हुआ, जितना भी ये सब पढ़ियोड़ा है ना, जितनी एग्जाम दी, कोई प्रश्न ऐसा को नहीं जो ट्रिका माते है और बे खोटा हो जाए, सवाल ही को नहीं। बस ढंगू पढ़ना आना चाहिए, याद करना आना चाहिए। तो देखो सहायक नदियों को राउंड कर लेता हूं ताकि आपके मिक्स नहीं हो। अपने गोमती, सारनी, शामरी, टीडी, जाखम और जामरी, ऐसे याद करने जाओगे तो याद नहीं होगी। नहीं, जाजा गोटी सासा क्या है, बस हो गई याद। जाखम नदी उद्गम आपके भावर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, माताएं सारी याद रखना। कालका माता आपने पढ़ी थी गगन नदी के अंदर, ये भावर माता अब यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। डूंगरपुर में सोम नदी में मिल जाती है, अभी यहाँ पे बात की अपन ने। प्रतापगढ़ के अंदर इसमें सबसे ऊंचा बांध, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। कौन सा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, लगभग 81 मीटर ऊंचा है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में किस पर बना हुआ है, जाखम नदी पर। इसकी सहायक नदियां दो ही है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, सुकली और करमोई। किसकी सहायक नदियां हैं, जाखम की है। जाखम किसकी है, सोम की है। सोम किसकी, माही की। और सोम और जाखम दोनों पूछ लिया जाए तो किसकी है, माही की है।
बस आज घना बढ़िया रहे। कितनी लंबी क्लास आ ली आज तो, खासी आ ली क्लास, क्योंकि कल नहीं दी थी तो फिर आज जो है थोड़ी सी क्लास को लंबी की है। और ये इंटरेस्टिंग है, देखो टॉपिक आप समझते होंगे यार, नदियां सर याद ही नहीं होती, कैसे पढ़े हैं? जब भी गाइड उठाकर देखते हैं तो भोपड़ा घूम जाता है, याद नहीं होती। देखो याद हो जाएगी, आप बस पढ़ते जाओ बढ़िया। और चैनल को शेयर जरूर करें, फिर से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि देखो जितना आप हमारा हौसला बना हुआ रहता है ना, हौसला बढ़ता है, उतनी क्लास अच्छी देने की और मतलब मेहनत करने की इच्छा होती है कि और अच्छी दी जाए और अच्छी दी जाए। ऐसा अंदर से मतलब वो प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो हम जो है काम बढ़िया एकदम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, एक मतलब नई मुहिम करना चाहते हैं। तो उसके लिए शेयर सहयोग ये सब चीजें चाहिए होती है। अब जैसे कई पुराने साथी वो तो कर चुके हैं कि सर हमारा दायरा जितना था हमने कर दी, जैसे नए साथी जुड़ते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपने साथियों को जोड़े। जितना अपना परिवार मजबूत बनेगा उतनी बढ़िया क्लासेस आपको मिलती जाएगी। और क्लासेस इसी तरीके से निरंतर पूरा बैच करवाने वाला हूं मैं आपको, और इसी तरीके से निरंतर क्लासेस चलती रहेगी। इन्हें नोट कर लो और मिलते हैं साथियों अब अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।